एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। ये आपका बेसिक रहेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक जो रहता है, बेसिक कॉम्पिटिशन्स के लिए जो आता है। जैसे कि अगर हम बात करें एजुकेशन फील्ड में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम है आपका, तो उसके लिए काम करता है। स्पेशली ये जो डेटा है वो बीएड और बीटीसी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आपका जो सीटेट वगैरह या टेट वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन रहता है वो आपका यहाँ पर रहेगा। क्लियर हो गया। आप इससे सैनिक मिलिट्री की जैसे बच्चा तैयारी करना चाहता है, तो वो चीज़ अभी आप 6 क्लास के लिए इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज को पढ़ेंगे हम एक एक करके, क्योंकि चैप्टर्स को यूनिट में डिवाइड सिलेबस को यूनिट में डिवाइड करना आसान रहता है। ओके, तो ये हिंदी, और ऐसे तो ये हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन मैं इसे इंग्लिश में भी साथ के साथ कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो ये स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, या फिर उन बच्चों के लिए है जो बीटीसी कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि हम जानते हैं बीटीसी सिर्फ हिंदी में होता है, तो वहाँ पर ये बच्चे जो हैं हिंदी में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स को जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड का है वो समझ पाएगा कि संख्या और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट भी करता रहूँगा साथ के साथ। स्टार्ट करते हैं। पहला है संख्या तथा संख्या का बोध। ठीक है, अब संख्याएं क्या होती हैं और उनके बारे में जानना। बोध मतलब ज्ञान होता है। ठीक है, संख्याओं के प्रकार हम सब ने पढ़ रखा है कि जो नंबर्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला हमारे पास दे रखा है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती है नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त की जाती है, यानी कि काउंटिंग के लिए यूज की जाती हैं। अब अगर हमें किसी चीज को गिनना है तो कोई चीज जीरो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं, तो उसको गिनना क्या। क्लियर हो गया। तो जीरो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहता है, सिंपल हो गया। जो गिनने के लिए यूज की जाती हैं, अगर हमें किसी चीज को गिनना है तो वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता है कि -1, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी काउंटिंग शुरू होती है 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि रोमन नंबर जैसे आपके होते हैं। जैसे रोमन नंबर्स में कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, 1 2 3 से शुरू होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर नेचुरल नंबर्स में काउंट करता है। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसका सेट दे रखा है, एन को एन से रिप्रेजेंट किया गया है प्राकृतिक संख्याओं को, इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन 4 5 6 7 8। ये आपका प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, आगे तक। क्लियर। ओके, जितना भी नंबर हो सकता है पॉसिबल, उतना आप इसमें क्रिएट कर सकते हो इस सेट के अंदर। ओके, प्राकृतिक संख्याओं के बाद आते हैं हम पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, कंप्लीट या होल नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो होल, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन बस एक रिमाइंड करने के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, और जो बच्चों को थोड़ा सा डाउट है वो भी इससे क्लियर कर सकते हैं। वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपका सेट हो जाएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन डब्ल्यू। ठीक है, इसके सेट को हम डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ये पूर्ण होता है अपने आप में, संख्या पूर्ण होती है। लाइक इसमें पूर्णांक क्यों लिखा हुआ है या इंटीजर क्या होता है, ये क्लियर करते हैं। बच्चों को इसमें थोड़ा डाउट रहता है कि इंटीजर एक्चुअली क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं को या ऋणात्मक संख्याओं को, ठीक है, समूह के पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि अगर हम बात करें, जीरो से इस तरफ पॉजिटिव नंबर लाइन की तरफ चले जाइए और जीरो से इस तरफ नेगेटिव नंबर लाइन की तरफ चले जाइए, तो आपको आपकी पूर्णांक संख्याएं मिलती हैं। इसी तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। ये जीरो से इस तरफ अगर आप जाते हो तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और जीरो से इस तरफ अगर आप जाते हो ये नेगेटिव इंटीजर्स कहे जाते हैं। हाँ, जीरो को हम नेगेटिव या पॉजिटिव में काउंट नहीं करते हैं, तो इसको किसी टाइप का, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर होता है। अगर आपको पहला पॉजिटिव इंटीजर काउंट करना है, दैट इज +1। ओके, +1 से शुरू होगी कहानी। यहाँ पर पहला नेगेटिव इंटीजर अगर आपको बात करनी है तो -1 से शुरू होगा। हालांकि -1 सभी नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा होता है। अगर हम जाने कि -3 और -1 में कौन बड़ा है, तो आप डेफिनेटली बताएंगे कि -1 बड़ा है। क्योंकि नंबर लाइन जो होती है, अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करें तो नंबर लाइन में अगर आप राइट साइड मूव करते हैं तो नंबर्स बड़े होते चले जाते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो नंबर्स छोटे होते चले जाते हैं। क्लियर हो गया। अब डेफिनेटली हम जानते हैं कि -1 जो है राइट साइड में पड़ता है किसी भी अदर नेगेटिव इंटीजर्स के, तो -1 बड़ा होता है। ठीक है, 0 बड़ा होता है,
+1 बड़ा होता है बाकी सभी नेगेटिव इंटीजर से, यानी कि इस तरफ जाओगे तो बड़ा प्लस यानी कि बिग की तरफ जा रहे हो, और इधर जा रहे हो तो मतलब आप स्मॉल नंबर्स की तरफ जा रहे हो। क्लियर हो गया? ये बहुत डाउटफुल रहता है, बच्चे बहुत डाउटफुल होते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है -12 और बताइए -5 में कौन बड़ा है, तो आप -12 मार्क कर देते हैं, जो कि गलत है। क्लियर हो गया? -5 इज बिगर देन -12। क्लियर? नाउ अभी बात करते हैं सम संख्याओं की। ठीक है, हाँ मैं इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 1.5, इट इज नॉट अ पूर्णांक संख्या। ओके, इट इज नॉट इंटीजर। ओके, इंटीजर्स कभी भी डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म या रेशनल फॉर्म में हो सकते हैं, दैट वी कैन राइट लाइक 1/1 इज अ इंटीजर। ओके, बट इट इज नॉट इन लाइक डेसिमल फॉर्म। इसे आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट मत करो। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे कि 1.4, अगर हम नंबर लाइन पे बात करते हैं तो 1 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर 2 है, इसके बीच में कोई नंबर अगर यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर, कोई भी पोजीशन जो लाई कर रही है वो एक, दैट इज नॉट अ इंटीजर। ओके, क्लियर? 1 अपने आप में कंप्लीट पूर्ण है इसलिए इंटीजर है, और 2 अपने आप में कंप्लीट है इसलिए इंटीजर है। ठीक है, परफेक्ट 1 एंड परफेक्ट 2 परफेक्ट 3 इज आर इंटीजर्स। ओके, क्लियर? नाउ सम संख्याओं की बात करते हैं, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं पेज को। ओके, तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम और विषम दो तरीके की संख्याएं आपने पढ़ रखी हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा सब पढ़ा हुआ है, बट ये थोड़ा सा क्लियर नहीं रह पाता है। देखते हैं इसको। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, यानी कि इवन नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं। इवन नंबर्स को सम संख्याएं कहा जाता है। सम संख्या जैसे कि आपका हो गया 0, 2, 4, 6 एटसेट्रा, ये सब आपकी क्या है? सम संख्याएं हैं। ओके, अगर आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप इसे स्लो कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। वो संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, ठीक है, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, लाइक 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर? अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है, लेट सपोज मैं बात करता हूँ, क्या -4 एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? डाउटफुल टॉपिक्स है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बड़ा दिक्कत होता है कि हम जानते हैं कि 4 एक सम संख्या है, 4 से 2 से डिवाइड होता है। क्या -4 2 से डिवाइड नहीं होता? हाँ होता है, डेफिनेटली। ये भी एक सम संख्या है। इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं -1 इंटू 4। सो 4 इज डिविजिबल बाई 2, देन दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ओके, क्लियर? अगर 4 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा भी 2 से डिवाइड होगा। सो इट इज ऑल्सो बिकम्स अ इवन नंबर। तो ये क्या बन जाता है? एक इवन नंबर बन जाता है। तो ये डाउटफुल नहीं होना चाहिए, चीजें क्लियर करके चलेंगे। जितना दे रखा है उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। विषम संख्याएं क्लियर हो ही गई। ठीक है, तो आपका जो 1 है वही विषम संख्या है। 0 को भी एक सम संख्या के अंदर काउंट किया जाता है, क्योंकि वी कैन डिवाइड 0 बाई 2। ओके, लेट 2 0 0, सो वी कैन डिवाइड 0 बाई 2, इट इज अ इवन नंबर। क्लियर? नाउ आगे बात करते हैं, अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं या प्राइम नंबर्स जिन्हें कहते हैं जो भाज्य, जो भाग न जाए किसी में। ठीक है, दैट इज प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर्स हमने पढ़े हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब किसी भी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करने का, इसमें 1 गलत दे रखा है। ओके, किसी भी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल तरीका है। आपको पता करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उसके दो ही फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर 3 लिखा, 3 का फैक्टर या तो 1 हो सकता है, 1 इसको डिवाइड कर सकता है, या 3। अच्छा, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस होता है, आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, फैक्टर मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फैक्टर होता है जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया। क्लियर? तो 1 और 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पर। नाउ तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर, लेट सपोज कि इसके कितने फैक्टर्स यहाँ पर हमारे पास सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। कितने फैक्टर्स है काउंटिंग में? 2। अभी मैं नंबर लिखता हूँ 4, लेट सपोज। ठीक है, नाउ 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, और 4 से डिवाइड हो सकता है। कितने फैक्टर्स हैं इसके? 3 फैक्टर्स हैं, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा। लेट सपोज मैं लिखता हूँ 1। ओके, तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो क्या 1 प्राइम नंबर होगा? नहीं, 1 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके दो ही फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं और 2 से कम नहीं। तो अगर ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 2 से कम नहीं है और ना 2 से ज़्यादा हैं, तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं या अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसमें 1 लिखा हुआ था, ये गलत है। 1 अभाज्य संख्याओं में काउंट नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो वो 2 होती है। अच्छा, बच्चों को बहुत इस चीज़ में डाउट रहता है कि क्या 3 से शुरू होता है? नहीं, 3 से शुरू नहीं होता।
क्योंकि एक अकेला 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और एक अभाज्य भी है, मतलब साथ के साथ वो एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो ये बड़ी बात है, ठीक है। सम होने के साथ साथ अगर कोई नंबर अभाज्य भी है तो वो है सिर्फ 2। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसी संख्या बताइए जो सम भी है और अभाज्य भी है, ऐसी संख्या बताइए दैट इज एन इवन नंबर एंड ऑल्सो अ प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? दैट इज 2। आंसर आपका 2 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं परिमेय संख्याओं की तरफ। ओके अब हम बात करेंगे परमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परमेय संख्याएं, परमेय का मतलब यहाँ रहेगा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनको p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ बिल्कुल सही। अब q इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब डिनोमिनेटर आपका जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। if we write like 2 upon 0, it is not a परमेय संख्या, it is not a rational number। clear? okay, 2 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी राइट 1 इन डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर कोई नंबर अकेले लिखा हुआ है जैसे 3 लिखा हुआ है तो इसके नीचे अपने आप में 1 होता है। क्लियर हो? हम उसे लिखते नहीं है। ओके, सो ये कौन सी संख्या हो गई? ये एक परमेय संख्या हो गई। 2 4 5, 2/3, 4/7, 5/8, ये सब क्या है? ये सब परमेय संख्या है। बस नीचे क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। वो सभी क्या हो गई? परमेय संख्याएं हो गई। अच्छा, तो सिंपल है, यानी कि रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। रेशनल नंबर्स का एक सेट बना रखा है। रेशनल नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, किसी तरीके का ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव दे रखे हैं तो पॉजिटिव भी है। नंबर लाइन पे दोनों तरफ जितने भी नंबर्स पाए जाते हैं वो सभी नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। इधर से लेकर इधर तक कितना भी आगे चले जाओ, नंबर लाइन पे अगर वो नंबर रिप्रेजेंट हो पा रहा है तो दैट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हालांकि हम जानते हैं कि जैसे कि हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमसे कहते हैं इन्फिनिटी। नहीं, इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं होता है, इसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में इट इज नॉट डिफाइंड, इसको तय नहीं किया जा सकता, ये इन्फिनिटी नहीं है। ओके क्लियर? बच्चों को डाउटफुल रहता है तो इसे आप इन्फिनिटी काउंट ना करें। किसी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड किया जा रहा है वो इन्फिनिटी नहीं होता। ओके क्लियर? वो मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है बस। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर अभी बात करेंगे अपरमेय संख्याओं की। तो अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जो परमेय न होकर तथा जिन्हें p अपॉन q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उन्हें अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे कि अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया था नंबर लाइन पे जो भी नंबर आपको दिखते हैं वो परमेय संख्याएं होती हैं। वो पूरी तरीके से नहीं है। लेट सपोज अगर मैं रूट 2 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 0 1 1 के ऊपर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा, सॉरी इस तरीके से, और उसको ऐसे कट करूंगा, टच करूंगा। ये जो डिस्टेंस 1 होती है ये रूट 2 क्लियर क्लियर होती है, राइट? इसको फिर कर्व करके हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो दैट इज रूट 2। तो ये भी तो नंबर लाइन पर आ रहा है लेकिन ये एक अपरमेय संख्या है। क्लियर हो गया? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा। दोबारा देखते हैं ज़रा इसको, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये समझना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, बच्चों को इसी में कन्फ्यूज़न होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस करना बहुत बड़ी बात होती है और ये समझ पाना अच्छी बात, क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रेशनल नंबर कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए, राइट? उसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, राइट? नाउ अपरमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे p अपॉन q की फॉर्म में नहीं व्यक्त किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। ओके क्लियर? उसे अपरमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे कि रूट 2 हो गया आपका। अच्छा, इसको सिंपली सिंपली अगर मैं बोलूं, लेट सपोज अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, रूट 2 की अगर मैं कोई वैल्यू निकाल रहा हूँ और ये वैल्यू सॉल्व होती जा रही है, सॉल्व होती जा रही है, सॉल्व होती जा रही है, और ये नंबर्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, और रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे। नंबर सारे के सारे डिफरेंट आ रहे हैं और रिपीट नहीं हो रहे। क्लियर हो गया? तो ऐसे नंबर्स को, ऐसी वैल्यूज को जो कि टर्मिनेट नहीं हो रही, जो कि खत्म नहीं हो रही, डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है, या उसकी वैल्यू कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पहला, वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर हो गया? वो टर्मिनेट नहीं होगा। दूसरा, वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो रूट 2 की वैल्यू कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, वो खत्म नहीं होती। रूट 3 की वैल्यू कभी टर्मिनेट नहीं होती, खत्म नहीं होती। दूसरा, इनकी जो वैल्यूज होती हैं हम सिर्फ थोड़ा बहुत यूज करते हैं पॉइंट की 2 डेसिमल प्लेसेस तक, बट
ये आगे तक बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। हम अप्रॉक्स हमेशा यूज करते हैं, क्लियर हो गया। तो ऐसी वैल्यूज जो टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, जो रिपीट नहीं हो रही हैं। कभी कभी हम डिवाइड करते हैं, लेट सपोज जैसे कि मैं 100 को डिवाइड करता हूँ 3 से, ठीक है, सॉरी 3 से डिवाइड करता हूँ, तो जब मैं 100 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कुछ आएगा 33.3333 डॉट 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 चलता जाएगा। हालांकि यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। जब रिपीटेशन होता है तो उसे हम परमेय संख्याओं में काउंट करते हैं, अपरमेय में काउंट नहीं करते। अगर ये नंबर अलग होता 325729 रिपीट नहीं होता, कोई ग्रुप भी रिपीट नहीं होता, क्लियर हो गया, तो वो आपका अपरमेय के अंदर आ जाता। सिंपल। पाई की वैल्यू भी आपने देखा होगा, पाई की वैल्यू भी रिपीट नहीं करती है अपने आप को, ठीक है, क्लियर, वो चेंज होती चली जाती है हर बार। और ना ही कोई ग्रुप बनता है कि वो ग्रुप रिपीट हो रहा हो, क्लियर, बार बार वही ग्रुप रिपीट हो रहा हो, तब भी वो आपका किस में आ जाएगा, परमेय में आ जाएगा, अपरमेय के अंदर नहीं आएगा। लेकिन पाई में ऐसा नहीं होता, रूट 3 में ऐसा नहीं होता, रूट 2 में ऐसा नहीं होता है, क्लियर हो गया। तो सिंपल से आपको याद रखना है, ऐसी संख्याएं जो रिपीट नहीं होती, जो टर्मिनेट नहीं होती, खत्म नहीं होती, क्लियर, उन संख्याओं को अपरमेय संख्या कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है पार्ट। चलो इस पर आते हैं। संख्याओं का विस्तारित रूप, ठीक है, विस्तारित मतलब बड़ी संख्याओं की बात करेंगे यहाँ पर। तो भारतीय संख्या पद्धति इंडियन नेशनल सिस्टम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 1 होता है, ठीक है, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, फिर 1 लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर 1 करोड़ होता है, फिर 10 करोड़ होता है, अरब, खरब एंड सो ऑन, क्लियर। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है इनकी कॉमास का पोजीशन, क्लियर हो गया। तो 1, 10, 100 नो कॉमा इज देयर, बट आफ्टर 100 वी कैन पुट अ कॉमा। लाइक यहाँ पर 3 डिजिट के बाद हमारे इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद क्या होता है, एक कॉमा पुट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि 10,000 हो गया, ओके, इसके बाद क्या हुआ, पहले 3 के बाद फिर 2 2 के बाद, ठीक है, अभी यहाँ पर कॉमा पुट नहीं करेंगे क्योंकि इधर कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम पुट करेंगे 1 लाख के अंदर, तो पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, और फिर एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर। तो 3 फिर 2 फिर 2 प्लस 2 फिर 2 2 के बाद पुट करते चले आते हैं, पहले बार में ही बस 3 के बाद कॉमा पुट करते हैं इंडियन सिस्टम में, क्लियर हो गया। बाकी सब में इंडियन सिस्टम में 2 2 के बाद पुट किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर 1 और 10 का कॉन्सेप्ट चलता है, क्लियर हो गया। लेकिन इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 1, 10 और 100 इसका कॉन्सेप्ट चलता है, तो वहां पर 3 3 के बाद कॉमा पुट किया जाता है हर बार 3 के बाद, ठीक है। चलो देखते हैं इसको जरा। ठीक है, ये जो आपका जो डेटा मैंने लिया है वो संजय जो बुक आती है, ठीक है, बीटीसी की जो बुक आती है उससे मैंने लिया है, पर ये यूजफुल है हर किसी एग्जाम के लिए जो भी अगर एक बेसिक लेवल की तैयारी करना चाहता है तो, ठीक है। नाउ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार 100 मिलियन, ठीक है, तो हाँ, शुरू से पढ़ते हैं। यूनिट यानी कि पहले आपका यूनिट होता है, यानी कि वन प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, यहाँ तक हमारे में भी सेम है। लेकिन यहाँ पर 100,000 होता है, जो हमारे यहाँ पर 1 लाख होता है, इनके यहाँ पे 100,000 होता है। फिर इनका 1 मिलियन होता है, जो हमारे यहाँ पर 10 लाख होता है। फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, क्लियर हो गया। कॉमास की बात करते हैं, जैसे कि हम देखें तो यहाँ पर इनका देखो 10 होता है, 100 होता है और यूनिट होता है, 3 चीज़ें चलती हैं। 1000 चला, 10,000 चला और 100,000 चला, तो इनका एक सिंपल 1 वाला, 10 वाला और 100 वाला, ये 3 चीज़ें काम करती हैं, तो इनके में हर प्लेस पर 3 के बाद कॉमा पुट किया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। 3 के बाद ही कॉमा, अगर इससे आगे वैल्यू होगी तो 3 के बाद कॉमा पुट करेंगे, क्लियर हो गया। सिंपली हम जानते हैं, यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के इक्वल होता है, ठीक है। 100 मिलियन के बाद बिलियन आता है, ठीक है। फिर बिलियन की काउंटिंग जब शुरू हो जाती है 1, 10, 100, उसके बाद ट्रिलियन आता है इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं, तो कहते हैं ना बिलियनियर और ट्रिलियनियर, तो वो अरबपति खरबपति, लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें रोमन नंबर्स की, तो रोमन नंबर्स, हाँ, क्वेश्चन आया था अभी कि रोमन नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने सिंबल्स होते हैं रोमन नंबर के अंदर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो हम देखेंगे यहाँ पर कितने सिंबल्स होते हैं रोमन नंबर्स के अंदर। देखो, एक आई जैसा सिंबल होता है, ठीक है, क्लियर, एक होता है वी जैसा सिंबल, और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक होता है एक्स, ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक होता है एल, फिर सी और डी और फिर एम, बस नहीं होता है इसके अंदर। तो अगर हम इन सबको काउंट करें तो टोटल कितने सिंबल्स निकल कर आ रहे हैं, 7। तो ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि बताइए कितने सिंबल्स यूज किए जाते हैं रोमन नंबर्स के अंदर, तो आप बताएंगे 7 तरीके के सिंबल यूज किए जाते हैं, ठीक है।
अगर सिंगल आई बन रहा है तो इसका मतलब 1 हो गया, 2, 3, 4, बाकी सब आप जानते हैं, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डाउटफुल रहता है तो आपका ये वाला क्वेश्चन रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि 500 के लिए डी यूज़ करते हैं और 1000 के लिए एम यूज़ करते हैं। सी तक आपको पता ही होगा। अच्छा, अब इसमें कम ज़्यादा वाली बात यह है कि किसी भी नंबर को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं किया जाता। ओके, ध्यान देने ज़रा इसको देखो, यहाँ पर 3 आगे आई तो अब इसको रिपीट नहीं कर सकते, एक और आई नहीं लगा सकते, तो हमने क्या किया, 5 से पहले एक आई लगा दिया। तो जब हम किसी लेटर को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगले वाले में से उसे सेपरेट किया जा रहा है। क्लियर हो गया? तो 5 में से एक गया तो कितने बचा? 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक आई यानी कि 6, 7, 8। अब यहाँ पर 9 के लिए हम 4 आई नहीं लगा सकते, तो हमने क्या किया, 10 में से एक सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पर 9 हो गया। एंड सो ऑन गो गए। फिर इसके बाद हम ये इसी तरीके से चलते चले आते हैं, 20, 22 एटसेट्रा। 20 दो बार रिपीट कर दिया उन्होंने, एक्चुअली यहाँ पर मे बी यहाँ पर 19 होना चाहिए था। तो 19 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो हमें पता है 19 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रहेगा, 10 और 19, तो 1x, 10 और 9 तो 19। क्लियर हो गया? ओके ना। अब यहाँ पर देखो एल दे रखा है 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपको 40 रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 3x बना सकते हो 30 के लिए, लेकिन 40 के लिए 4x नहीं बना सकते ना, तो हम क्या करेंगे, 50 में से एक x कम कर देंगे, तो ये आपका 40 हो गया। इसी तरीके से 90 के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से एक x कम कर देंगे, तो ये हो गया आपका 90। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से 400 रिप्रेजेंट करना है तो d में से कितना कम कर देंगे, c कम कर देंगे, है ना। 500 में से अगर 100 कम कर दोगे तो क्या बचेगा, 400। इसी तरीके से आपको 900 रिप्रेजेंट करना है तो 1000 में से 100 कम कर दोगे तो 900। ठीक, क्लियर हो गया? आगे बात करेंगे, यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 के लिए अगली वीडियो आएगी। ठीक है, वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं एक साथ बनाऊंगा, तो धीमे धीमे करके ध्यान रखेंगे कि 20 से 25 मिनट की वीडियो बने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।